नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में दबाव समय और राजनीतिक दलों में क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच स्पष्ट भेद करने की कठिनाई गुटों की परिभाषा तथा वर्गीकरण की समस्याओं से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव गुटों और राजनीतिक दलों के बीच गहरा संबंध नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ इन दोनों के बीच भेद करने की समस्या दूसरे उदार प्रजातंत्रों जैसी उग्र नहीं होती है। यद्यपि कुछ ट्रेड यूनियनों और ब्रिटिश लेबर पार्टी के बीच निकट के संबंध हैं। विकासशील देशों में दल पद्धतियों की कमजोरियां भी दबाव गुटों और राजनीतिक दलों के बीच के भेद को धुंधला कर देती हैं। इसके बारे में हरमन फायनर ने बहुत सही लिखा है कि जहां सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे वहां दबाव समूह पनपेंगे, और जहां दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहां राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे, और जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहां दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। परंतु राजनीतिक दलों की सुदृढ़ता और कमजोरी का संबंध दबाव समूह की शक्ति और दुर्बलता से नहीं जोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिटेन में संगठन और अनुशासन की दृष्टि से राजनीतिक दल वहाँ काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी वहाँ दबाव समूह किसी प्रकार दुर्बल नहीं है। भारत और फ्रांस में भी संगठन और सिद्धांत की दृष्टि से राजनीतिक दल कमज़ोर हैं, किंतु दबाव गुटों को भी किंग मेकर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। भारत में तो राजनीतिक दल विभिन्न दबाव गुटों के इस संयुक्त गठजोड़ है जो दल के भीतर दलीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल गैर संवैधानिक अभिकरण है। गैर संवैधानिक अभिकरण होने के बावजूद भी ये संवैधानिक अभिकरणों और संस्थाओं को आधार एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, अपितु दबाव समूह और राजनीतिक दल एक दूसरे के सहायक एवं पूरक है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह में काफ़ी अंतर पाया जाता है। बेरनी ने कहा है कि दोनों में यही मुख्य अंतर है कि एक चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने के महत्वाकांक्षा रखता है, जबकि दूसरा यानी दबाव समूह चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता किंतु सरकार बनाने की कोई आकांक्षा नहीं रखता है। न्यूमैन ने कहा है कि दलों तथा प्रभाव गुटों के बीच किए जा सकने वाले कुछ भेदों का संकेत इस प्रकार दिया जा सकता है कि मूल रूप में प्रभावक गुट प्रभाव चाहने वाले समरूप हितों की प्रतिमूर्ति हैं। जब किसी दबाव गुट का सुस्पष्ट उद्देश्य होता है तब वह प्रभावी एवं शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत राजनीतिक दलों के अंतर्गत विभिन्न विषम रूप गुट सम्मिलित होते हैं, जिनका लक्ष्य राजनीतिक दलों पदों की प्राप्ति एवं नीति संबंधी निर्णयों को निर्देशित करना होता है। वास्तव में राजनीतिक समाज के अंतर्गत बिखरी हुई शक्तियों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करना इस तरह के दलों का मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार दबाव गुटों और राजनीतिक दलों में कुछ अंतर भी किए जा सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला महत्वपूर्ण अंतर यही है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। राजनीतिक दल मुख्यतः शासन के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्य से प्रेरित होता है और इसलिए चुनाव लड़कर विजय की आकांक्षा रखता है। इसके विपरीत दबाव समूह केवल अपने सामान्य हितों से संबंधित सार्वजनिक नीति को अपने अनुरूप करवाने में ही रुचि रखता है। यह राजनीतिक दल के समान निर्वाचनों के लिए अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं करता, अपितु नीति निर्माताओं को प्रभावित करके यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरा अंतर है कि राजनीतिक दल का संगठन विस्तृत होता है, जबकि दबाव समूह छोटे होते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का दबाव समूह की तुलना में बड़ा संगठन होता है,
जो लाखों मतदाताओं के सक्रिय समर्थन की प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। दबाव समूह व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है और केवल थोड़े व्यक्ति ही इसका समर्थन करते हैं जिनके हित परस्पर सामान्य होते हैं। तीसरा है, राजनीतिक दल का विस्तृत उद्देश्य होता है जबकि दबाव समूह के उद्देश्य संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल में सभी हितों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः उनका उद्देश्य विस्तृत हो जाता है। दबाव समूह में एक विशिष्ट हित से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जैसे किसानों से संबंधित कोई भी यदि दबाव समूह है तो केवल उसमें किसान ही सम्मिलित होते हैं, अतः उनका उद्देश्य भी सीमित और संकुचित हो जाता है। राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर काम करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विधानमंडल होता है। यद्यपि बहुमत वाला दल है तो सरकार बनाता है और यदि अल्पमत में है तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के साथ साथ विकल्प प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल के बाहर का होता है। प्रत्येक विधायिका भवन के साथ लगे हुए कमरे या बरामदे को लॉबी कहा जाता है, जिसमें विधायिका के सदस्य अवकाश के समय बैठते हैं और इस समय दबाव समूह के प्रतिनिधि उनसे मिलने आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने दृष्टिकोण अथवा विचारों से उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। साधन संबंधी अंतर है। राजनीतिक दलों से ये आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह द्वारा असंवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। सदस्यता संबंधी अंतर। कोई भी व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं। तो ये था राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में अंतर। अब हम चर्चा करेंगे दबाव समूह एवं हित समूह। दबाव समूह हित समूह में अंतर करना बड़ा कठिन है। वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का अंतर केवल सैद्धांतिक महत्व का। अरलद्दम के शब्दों में सभी हित समूह दबाव गुट नहीं होते हैं, किंतु समय आने पर सभी हित समूह दबाव गुट का रूप धारण कर लेते हैं। छात्रों के समूह, अध्यापकों के समूह, डॉक्टरों के समूह, व्यापार संघ आदि सभी हित समूह है, क्योंकि वे किन्हीं हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु ये हित समूह जब राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करना आरंभ कर देते हैं तथा राजनीतिक दृष्टि से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय हो जाते हैं तो वे प्रभावक गुट अथवा दबाव समूह के श्रेणी में आ जाते हैं। जब हित समूह के हित संकट में होते हैं अथवा जब इन्हें कतिपय स्वार्थों की प्राप्ति करनी होती है तो वे सक्रिय बन जाते हैं, अन्यथा हित समूह के रूप में निष्क्रिय ही बने रहते हैं। अब दबाव समूह के तरीके क्या, किस तरह के तरीके अपनाते हैं, किस प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। प्राचीन समय में उनके साधनों को बुरी नज़र से देखा जाता था, किंतु वर्तमान समय में इन्हें बुरा नहीं माना जाता। दबाव गुटों द्वारा अपनाए जाने वाले साधन कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला है प्रचार और प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दबाव समूह प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं। आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी मांगें पूरी करवा सके। गोष्ठियाँ आयोजित करना। वर्तमान में दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं तथा भाषणमालाएं आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और अपने दृष्टिकोणों से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना।
दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलों या एजेंटों को नियुक्त करते हैं जो उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। लॉबी क्षेत्र के एजेंट अपने न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए खुले उपायों का भी सहारा लेते हैं। ये विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं तथा उनकी मनोवृत्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय। अपने अभीष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव समय रिश्वत या घूस देने से भी नहीं कतराते। बेईमानी के तरीके भी अपनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो आवश्यकता अनुसार सुराग और सुंदरी का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक राज्य की राजधानी में दबाव समूह के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं। व्यावसायिक दबाव समूह धन खर्च करके अपने साध्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। लॉबिंग। लॉबिंग से अभिप्राय है सरकार को प्रभावित करना। यह एक राजनीतिक उपाय है और लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, सूचनाएं प्रसारित करते हैं। दूसरा, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं तथा तीसरा, विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। लॉबिस्ट के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिव्यक्ति में सहायक हो। ऐसा कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य समूहों की जेब में होते हैं। चुनाव में प्रत्याशियों को पैसा चाहिए और पैसा दबाव समूह उपलब्ध कराते हैं। वे पैसों की खोज में दबाव समूह के पास जाते हैं और बदले में उन्हें दबाव समूह की मांग का समर्थन करना पड़ता है। प्रदर्शन। कभी कभी दबाव गुट उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। प्राय प्रदर्शनकारी दबाव समूह द्वारा ऐसे ही साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल तो दूसरे अन्य दबाव गुट भी हड़ताल, जुलूस, रैली आदि साधनों का आमतौर से प्रयोग करने में लगी हुई हैं। ओडेगार्ड के अनुसार दबाव समूह सामान्यतः 3 प्रकार से क्रियाशील रहते हैं। प्रथम, दबाव समूह चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। द्वितीय, वे विधानांग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और लॉबिंग कार्य करते हैं। और तीसरा, प्रसार माध्यमों से लोकमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह के तरीके और उपाय सरकार के क्रियाकलापों के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार कम से कम आर्थिक कार्यों का संपादन करती है तो दबाव समूह सुषुप्त रहेंगे और यदि सरकार अधिक से अधिक आर्थिक कार्य करती है तो दबाव समूह सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद।